नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। कल हमने इसके बारे में एक वीडियो भी अपलोड किया था। दोस्तों, ये परीक्षाएं 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक होनी हैं। तो अब हमको तैयारी में जुट जाना चाहिए। हम आपको याद दिला दें, हमने अपने चैनल पे इंटेलिजेंस, लर्निंग, मोटिवेशन और पर्सनालिटी से संबंधित कुल 18 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। आप उनको देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं मनोविज्ञान के ही क्षेत्र में। तो दोस्तों, हम कल्पना, तर्क और चिंतन पर कुछ प्रश्न आपके समक्ष 3-4 वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके समक्ष। तो आज हम कल्पना पर लेकर 20 प्रश्न आए हैं। तो 20 प्रश्न ये कल्पना पे कैसे होंगे, ये आपके समक्ष अभी हम रखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। आप अपने मित्रों को भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना रुके आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज के प्रश्न हमारे ये रहे। तो पहला प्रश्न है, पुराने अनुभव में नया रूप का दिग्दर्शन होता है, किसमें होता है? पुराने अनुभव में नया रूप। देखिए, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस मीन्स जो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई कहानी भी हो सकती है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जो पुराने अनुभव हैं उसी पे हम प्रायः कल्पना किया करते हैं। तो अब पुराने अनुभव में नया रूप का दिग्दर्शन होता है तो वो कल्पना में होता है और स्मृति में होता है। दोनों में होता है पुराने अनुभव में नए रूप का दिग्दर्शन। अगला प्रश्न है, कल्पना को मानसिक प्रहसन कल्पना को मानसिक प्रहसन यानी मेंटल मैनिपुलेशन की संज्ञा किसने दी है? तो वो है वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रत्यक्षीकरण अनुभव। प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, जिसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण यानी देखना प्रत्यक्ष रूप से। तो पूर्व प्रत्यक्षीकरण यानी प्री परसेप्शन एक्सपीरियंस का प्रयोग होता है। तो यह है कल्पना में। पूर्व में आपने जो देखा है उसका प्रयोग यानी पूर्व प्रत्यक्षीकरण का जो एक्सपीरियंस है उसका प्रयोग किसमें होता है? तो वो है कल्पना में। अगला प्रश्न है, कल्पना होती है, क्या होती है? रचनात्मक होती है कि सृजनात्मक होती है? तो ध्यान रखिएगा, कल्पना रचनात्मक भी होती है। ज़्यादातर कल्पना रचनात्मक होती है और कहीं कहीं कुछ स्थितियों में कल्पना सृजनात्मक भी होती है। तो कुछ स्थितियों कल्पना कंस्ट्रक्टिव होती है और कुछ स्थितियों में कल्पना क्रिएटिव होती है। लेकिन प्रायः कल्पना कंस्ट्रक्टिव ही होती है, ये ध्यान रखना है। अगर रचनात्मक लिखा है तो आपको रचनात्मक आंसर रखना है। रचनात्मक और सृजनात्मक यदि दोनों लिखा है और उसका एक विकल्प दिया गया है दोनों, तो दोनों में करना है। अगर एक विकल्प दिया नहीं गया है दोनों, तो फिर रचनात्मक में करना है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, कल्पना कुछ परिस्थितियों में कभी कभी सृजनात्मक भी होती है। तो हाँ नहीं में यदि पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, फिर कल्पना कुछ परिस्थितियों में कभी कभी सृजनात्मक भी होती है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। अगला प्रश्न है, कल्पना कब सृजनात्मक होती है? अब देखिए, इस पे हमें कुछ जान लेना चाहिए। जब यह आत्म आरंभिक, जब इसका आरंभ अपने आप से होता है। कल्पना का आरंभ
दूसरे से भी होता है, किसी दूसरे को हम देखें, किसी दूसरी वस्तु को हम देखें, तो ऐसी कल्पना का आरंभ जब हो तो वो कंस्ट्रक्टिव है। और जब आत्म आरंभिक होती है, अपने आप से ही शुरू होती है कल्पना या आत्म संगठित होती है, तो वह कल्पना, उस स्थिति में कल्पना सृजनात्मक होती है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना में सहायक है, कल्पना में क्या सहायक है, किसके बिना कल्पना संभव नहीं है? तो देखिए, पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस, जो पहले अनुभव हो चुका है, जो हम पहले देख चुके हैं, जिसका अनुभव ले चुके हैं, उसी के बारे में कल्पना, यानी पूर्व अनुभव कल्पना में सहायक होता है। स्मृति, जो यादें हैं, स्मरण है, वह कल्पना में सहायक होता है। विचार कल्पना में सहायक होता है और चिंतन कल्पना में सहायक होता है। अर्थात अगर विकल्प है ये सभी और अंत में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, कल्पना में कठिनाई कब आती है? देखिए, कल्पना हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं कब? जब परिस्थितियों या उद्दीपकों के प्रति ज्ञान का अभाव हो। देखिए, ये परसेप्शन से जुड़ा मामला है। जब परिस्थितियों के प्रति ज्ञान ना हो तो कल्पना कहाँ से करेंगे? जब उद्दीपकों के प्रति, उद्दीपक यानी जो हमने कहानी सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, सभी चीज़ें उद्दीपक हो सकती हैं। जो आपके मन को स्पर्श कर दे, वो सारी चीज़ें उद्दीपक हैं। तो जब उद्दीपकों का ज्ञान नहीं होगा, आपने अच्छा ऐसा परसेप्शन किया ही नहीं, तो कल्पना में कठिनाई आती है। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, कल्पना को उत्पन्न करने वाले कारक। कल्पना को कौन कौन से कारक हैं जो उत्पन्न करते हैं? किन कारकों से के कारण परिकल्पना उत्पन्न होती है? तो परिणामों के ज्ञान का अभाव। अगर परिणाम के ज्ञान का अभाव है तो भी कल्पना, तो भी कल्पना उत्पन्न होती है। परिवर्तन की आवश्यकता है, अगर किसी भी चीज़ों में परिवर्तन की आवश्यकता है तो कल्पना वहाँ व्यक्ति करता है। असफलता, अगर व्यक्ति असफल होता है तो भी कल्पना करता है। अगर असाधारण उद्दीपक है, साधारण उद्दीपक के प्रति कम कल्पनाएं व्यक्ति करता है, लेकिन यदि असाधारण उद्दीपक है तो निश्चित व्यक्ति कल्पना करता है। और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी कल्पना को करने के लिए जिम्मेदार है। अब है उस अगला प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे एमपी टेट की परीक्षा में, चाहे रीट के, चाहे यूपी टेट में, चाहे सी टेट में, कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी कारण से हम आपको ये प्रश्न मध्य प्रदेश एमपी टेट के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको उसका लाभ हो। यदि कोई छात्र, अगला चलते हैं, यदि कोई छात्र शिक्षक द्वारा ताजमहल की व्याख्या करने के बाद स्वयं की कल्पना करने लगता है। यदि कोई छात्र शिक्षक द्वारा ताजमहल की व्याख्या करने के बाद स्वयं भी कल्पना करने लगता है, यहाँ पर कैसी कल्पना छात्र द्वारा की जा रही है? तो ये है ग्राही कल्पना। देखिए, अगर कोई भी छात्र शिक्षक द्वारा छात्रों के सामने शिक्षक ने ताजमहल पर व्याख्या किया, उसके बाद छात्र ने अपने आप कल्पना करना प्रारंभ कर दिया, तो ये कैसी कल्पना है? ये ग्राही कल्पना है। अगला प्रश्न है, सौंदर्यबोधी कल्पना। सौंदर्यबोधी कल्पना को कलात्मक व अनोखी कल्पना में बांटा है। देखिए, सौंदर्यबोधी कल्पना दो तरह की होती है, एक तो कलात्मक और दूसरा अनोखी। अनोखी को तरंगात्मक कल्पना भी कहते हैं, यानी फैंटास्टिक इमेजिनेशन भी कहते हैं। इसको दो भागों में सौंदर्यबोधी को किसने बांटा है?
तो वो है जेम्स ड्रेवर। अब हम आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति घर में बैठे बैठे हवाई जहाज में उड़ने की कल्पना करता है, यह कैसी कल्पना है? तो दोस्तों यही है अनोखी कल्पना या तरंगात्मक कल्पना या फंटास्टिक इमेजिनेशन। अब है अगला प्रश्न है अभौतिक तत्वों। अभौतिक तत्व जो दिखाई न दे। भौतिक तत्व दिखाई देते हैं और अभौतिक तत्व दिखाई नहीं देते हैं। अभौतिक तत्वों जैसे कविता की रचना जिस कल्पना के आधार पर की जाए, ऐसी कल्पना जिसके आधार पर कविताओं की रचना की जाए। देखिए कविताओं की रचना क्या है? ये अभौतिक कल्पना है। अभौतिक कल्पना से ये कविता की रचना होती है, तो ये सृजनात्मक कल्पना के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें भौतिक तत्वों जैसे कोई भवन को बनाना है, तो इस प्रकार की कल्पना रचनात्मक कल्पना के अंतर्गत आती है, कंस्ट्रक्टिव। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभौतिक तत्वों जैसे कविता की रचना जिस कल्पना के आधार पर की जाती है, और भवन निर्माण की कल्पना जिसके आधार पर की जाती है, वो रचनात्मक कल्पना, और कविता की रचना सृजनात्मक कल्पना। ये ध्यान रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। कल्पना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, इसको भी हम जान लें थोड़ा। तो मुख्य रूप से बात हो रही है भाई, तो कल्पनाओं को कई रूपों में, कई मनोवैज्ञानिकों ने कई भागों में विभक्त किया है, कई तरह से उसका वर्गीकृत किया गया है। लेकिन अगर कल्पना को मुख्य रूप से अगर बात आती है, तो अगर आता है 2, 3, 4, तो उसमें आपको टिक 2 में लगाना है। एक उत्पादनात्मक और एक पुनरोत्पादनात्मक। उत्पादनात्मक यानी प्रोडक्टिव और पुनरोत्पादनात्मक यानी रिप्रोडक्टिव। और पूछा जाए कि पुनरोत्पादनात्मक और उत्पादनात्मक परिकल्पना को किसने भी वर्गीकृत किया है, तो इसको मैकडूगल ने किया है। ये ध्यान रखिएगा आप, और नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों। चूँकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, नोट्स बनाए रहेंगे आप, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने के लिए। परीक्षा के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। मैकडूगल ने उत्पादनात्मक कल्पना को 2 भागों में बांटा है। देखिए ये उत्पादनात्मक कल्पना जो है, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन जो है, इसको मैकडूगल ने 2 भागों में बांटा है। पहला है रचनात्मक और दूसरा है सृजनात्मक। अब हम प्रश्न पर अभी हमने रचनात्मक और सृजनात्मक पे बात किया है, तो अब उसी पर आधारित एक प्रश्न फिर मिल रहा है। भवन निर्माण के संबंध में कल्पना किस प्रकार की कल्पना है? अभी हमने बताया है, वो है उत्पादनात्मक। और यदि लिखा हुआ है रचनात्मक, तो रचनात्मक भी आप उसमें लिख सकते हैं, रचनात्मक। देख लीजिएगा, भवन निर्माण यानी उत्पादनात्मक, और यदि रचनात्मक लिखा है तो रचनात्मक आपको लिखना है। तो भवन निर्माण के संबंध में कल्पना उत्पादनात्मक यानी प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। भौतिक वस्तुओं की रचना या निर्माण से संबंधित कल्पना है उत्पादनात्मक कल्पना, प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। अगला प्रश्न है अभौतिक वस्तुओं के सृजन से संबंधित कल्पना है पुनरोत्पादक कल्पना। जैसे अभी कविता की कल्पना, तो ये पुनरोत्पादनात्मक या कि फिर सृजनात्मक। ध्यान रखिएगा, पुनरोत्पादनात्मक या सृजनात्मक, दोनों ही उत्तर सही हैं। अब आपका विकल्प कैसा है, उस तरह से आपको लिखना है। चूंकि ये जो सृजनात्मक है, ये क्या है, उत्पादनात्मक परिकल्पना का वर्गीकरण किया गया है मैकडूगल ने, वो है ये। अगला प्रश्न है वह कल्पना जो एक प्रकार से स्मृति का स्वरूप होती है, तो वो है
उत्पादनात्मक कल्पना जो स्मृति का स्वरूप होती है। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त कल्पना कौन सी है? तो शिक्षा की दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त, सबसे एप्रोप्रिएट कल्पना जो है वो परिणामवादी या सौंदर्यात्मक कल्पना है। दोस्तों, इसी के साथ आज हमारे प्रश्नों की 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तत्काल सब्सक्राइब कर ले। हमारे जितने वीडियोज पहले अपलोड हैं उनको भी आप देखा करें और प्रतिदिन हम वीडियो अपने अपलोड करेंगे, उसको आप देखते रहें। निश्चित है कि आप सफल होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।